आर्यन और उस लड़की का झगड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा। आर्यन ने उस लड़की को छिपकली और उस लड़की ने आर्यन को मेरक बोल दिया था। धीरे धीरे वहां भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन अभी तक कोई प्रिंसिपल वहां नहीं आए थे। आर्यन और वो लड़की लड़ ही रहे थे। तभी भीड़ से एक लड़का बाहर निकल के आया और बोला, ए लड़के, अकेली लड़की को परेशान कर रहा है तुझे, मैं अभी सबक सिखाता हूं। उस लड़के का बोलना खत्म हुआ ही था कि एक और लड़का सामने आया और गुस्से में बोला, इस लड़के की खबर आज हम अच्छे से लेंगे। ऐसा लग रहा था कि दोनों लड़के उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब देखकर केशव परेशान हो गया और आर्यन के कान में धीरे से बोला, आर्यन, यहां से निकल लेते हैं, यहां का माहौल बिगड़ रहा है। केशव की बात। आर्यन धीरे से बोला, आप चिंता मत करो सीनियर, मैं संभाल लूंगा, ये सब भौंकने वाले कुत्ते हैं। केशव और आर्यन बात कर ही रहे थे, तभी उसके कानों में उस लड़के की आवाज पड्डढ़ी, जो पहले सामने आया था, वो बोला, कहीं तुम भागने का तो नहीं सोच रहे हो? अगर भागना है तो पहले इस लड़की से माफी मांगो। दूसरा लड़का बोला, हाँ माफी मांग लो, वरना तुम प्रतियोगिता में भाग लेने योग्य नहीं रहोगे। आर्यन उन दोनों की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। वही वो लड़की चुपचाप ये सब देख रही थी। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे ये सब देखकर मजा आ रहा है। वो लड़की मन ही मन सोची, इस लड़के ने मुझे छिपकली कहा, अब देख बच्चू तुम्हारा क्या हाल होता है। चलो, खूबसूरत होने का यही फायदा तो है कि दो लड़के तुम्हारे लिए लड़े। ये सब सोचने के बाद उस लड़की के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वहीं आसपास खड़े स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगे। लगता है इस लड़के का आज बुरा हाल होगा। देख नहीं रहे हो जो दो लड़का इस लड़की के बचाव में आया है? उनमें से पहले जो सामने आया था वो सप्तार्षि मंडल के पहले स्तर का योद्धा है, वही दूसरा नक्षत्र मंडल के 8वें स्तर का योद्धा है। ऐसी ही बातें सभी स्टूडेंट्स के बीच चल रही थीं। तभी वो स्टूडेंट जो पहले सामने आया था वो आर्यन के करीब आकर बोला, देख लड़के, मेरा नाम शक्ति सिंह है, मैं ब्रह्म राशि एकेडमी से हूं। मैं बोलता हूं इस लड़की से माफी मांग लो, वरना तुम यहां से सही सलामत नहीं जा पाओगे। शक्ति की बात सुनकर आसपास खड़ी ढे सभी स्टूडेंट्स में बातचीत फिर शुरू हो गई। अरे यार, ये लड़का ब्रह्मर्षि एकेडमी से रैंकिंग में 5वें नंबर पर है, अब इस लड़के को माफी मांगनी होगी। पता नहीं ये कौन से एकेडमी से है बापा। शक्ति की बात। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस एकेडमी से हो। मैं एक लड़की से बात कर रहा था और तुम बीच में आ गए, इसलिए तुम सॉरी बोलो और निकलो यहां से। आर्यन की बात सुनकर शक्ति का गुस्सा भड़क गया और बोला, तू मुझे सॉरी बोलने के लिए बोल रहा है? अभी तुम्हें बताता हूं कि सॉरी कौन बोलेगा। शक्ति ने इतना बोला ही था कि उसकी हथेली चांदी के रंग से चमकने लगी। ये देखकर आर्यन मुस्कुराया। वही शक्ति के चेहरे पर भी एक डेविल स्माइल थी। शक्ति के हाथों को देखकर भीड़ में खड़ा एक नीले बालों वाला लड़का बोला, ये तो सिल्वर हथेली शक्ति है, जिसमें इस शक्ति ने महारत हासिल कर रखा है। नीले बालों वाले लड़के की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स शक्ति के हाथ को देखकर आश्चर्य में थे, क्योंकि सिल्वर हथेली शक्ति में किसी भी स्टूडेंट्स का महारत हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। वही शक्ति ने इसमें महारत हासिल कर ली थी। जो लड़ाई आर्यन और उसके बीच शुरू हुई थी, वो लड़ाई अब आर्यन और शक्ति के बीच होने लगी थी। अब तक प्रिंसिपल्स भी वहां पहुंच गए थे, लेकिन उनमें से किसी ने लड़ाई रोकने की कोशिश नहीं की। वो सब फर्स्ट फ्लोर के सीढ़ी के पास खड्डी DHA होकर सभी कुछ देख रहे थे। वही जब दिव्यकृति एकेडमी के प्रिंसिपल ने ये देखा कि इस लड़ाई में आर्यन उलझा हुआ है, तो उन्हें थोड़ी चिंता हुई। फिर आर्यन के युद्ध देवता के वारिस होने का ख्याल आया, जिसके कारण उनकी चिंता कम हुई, लेकिन खत्म नहीं हुई। सभी के नजरों के शक्ति ने अपनी हथेली को मुक्के में बदला और आर्यन पर हमला कर दिया, जिसे देखकर केशव ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे हो आर्यन का बुरा हाल होते हुए देखना नहीं चाहता हो। पलक झपकते ही शक्ति का शक्तिशाली मुक्का आर्यन के करीब आ गया, जिसे देखकर कुछ स्टूडेंट्स आर्यन के लिए चिंतित थे। वही कुछ स्टूडेंट्स को ये सब देखने में मजा आ रहा था। वही वो लड़की जिसके कारण ये सब शुरू हुआ था, वो खड़ूड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। सभी के नजरों के शक्ति का मुक्का आर्यन के चेहरे के पास पहुंचने ही वाला था
कि एक हथेली ने उस मुक्के को रोक दिया, जिससे एक धमाका हुआ और ऊर्जा की लहर आसपास फैल गई, जिसके कारण आसपास खड़े स्टूडेंट्स एक दो कदम पीछे हट गए। वही शक्ति का शरीर भी कांप उठा, लेकिन आर्यन एकदम अडिग खड़ा था। जब शक्ति ने देखने की कोशिश की आखिर ये हथेली किसकी है, तो उसे दिखा कि इस हथेली का मालिक और कोई नहीं आर्यन है, जिसे देखकर वो चौंक गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई उससे कम उम्र का योद्धा उसके शक्तिशाली हमले को रोक देगा। आर्यन की हथेली से सप्तरंगी रोशनी निकल रही थी, जिसे देखकर स्टूडेंट्स के साथ साथ प्रिंसिपल्स भी हैरान हो गए, क्योंकि उन लोगों ने भी कभी भी ऐसी सप्तरंगी ऊर्जा शक्ति नहीं देखी थी। प्रिंसिपल सिंह भी हैरान थे। आर्यन की शक्ति को देखकर ब्रह्म शक्ति एकेडमी के प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल सिंह की ओर देखा, जैसे उनसे पूछ रहे हों कि ये कौन सी शक्ति है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। प्रिंसिपल रुद्रदेव के आंखों की भाषा को समझकर प्रिंसिपल सिंह ने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। प्रिंसिपल सिंह के नजरों को समझ प्रिंसिपल रुद्रदेव दोबारा आर्यन की ओर देखने लगे। आए सोचने लगे, ये लड़का तो बहुत रहस्यमयी है। कहां से मिल गया दिव्यकृति एकेडमी को ये लड़का? अब मुझे विश्वास हो गया है कि आखिर प्रिंसिपल सिंह ने इस लड़के को क्यों लाया है। वहीं दूसरी ओर आर्यन अपनी हथेली से शक्ति के मुक्के को पकड़ डीडीएच रखा था। सबकी नजरों के सामने आर्यन ने एक झटका दिया, जिसके कारण शक्ति 10 कदम पीछे हट गया, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स चौंक गए। शक्ति भी सदमे में था कि ये कैसे हो गया। मैं एक बच्चे के धक्के से पीछे हट गया। वहीं आर्यन अपनी जगह पर खड़े होकर मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर शक्ति का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। शक्ति गुस्से में एक मंत्र पढ़ने लगा, जिसके कारण आसपास की हवाएं तेज चलने लगीं, जिससे सबको समझ आ गया कि शक्ति को मंत्र पढ़ रहा है। वो वायु तत्व से जुदा हुआ। धीरे धीरे आसपास की हवा इतनी तेज हो गई कि आसपास खड़े स्टूडेंट्स पीछे हटने लगे। शक्ति को वायु तत्व की शक्ति का प्रयोग करते देखकर सभी प्रिंसिपल भी चिंतित हो गए। प्रिंसिपल सिंह भी आर्यन के लिए चिंतित थे, लेकिन कोई था जो खुश था। वो था ब्रह्म, आरशी एकेडमी के प्रिंसिपल। सभी के चिंताओं के बीच शक्ति के हाथों में एक छोटा सा बवंडर तैयार हो गया, जो था तो छोटा, लेकिन उसमें शक्ति बहुत अधिक थी। शक्ति के वायु तत्व की शक्ति के कारण आसपास की वस्तुएं अस्त व्यस्त हो गई थीं। ऐसा कह सकते, पार्टी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। सभी के देखते ही देखते शक्ति ने अपने हाथों में बने बवंडर को आर्यन की तरफ छोड़ डीडीएच दिया। जैसे जैसे बवंडर आर्यन के करीब आ रहा था, आसपास खड़े स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल्स की चिंता बढ़ती जा रही थी कि कहीं आर्यन को कुछ हो न जाए। सभी उस बवंडर को आर्यन के करीब जाते हुए देख रहे थे। वही शक्ति को अपने इस हमले पर पूरा विश्वास था। सभी उस बवंडर को देख ही रहे थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो बवंडर नष्ट हो गया, जिसे देखकर सब चौंक गए। सभी आपस में बात करने लगे कि आखिर ये कैसे हुआ। बवंडर के नष्ट होने से जो धूल फैली थी, जिसके कारण कोई कुछ देख नहीं पा रहा था कि आर्यन और शक्ति के बीच ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जिसके कारण शक्ति का बवंडर नष्ट हक गया। कुछ ही पल में सारा धूल छट गया और सबको दिखा कि आर्यन और शक्ति के बीच एक छोटी सी दीवार खदधी है, जिसे देखकर सब चौंक गए। सबकी नजर आर्यन पर पड़धी, जो मुस्कुरा रहा था। आर्यन को मुस्कुराते देखकर सबको विश्वास हो गया कि आर्यन ने पृथ्वी तत्व की शक्ति का प्रयोग किया है। सबका आश्चर्य उस वक्त और बढ़ गया जब आर्यन ने अपना हाथ हिलाया। आर्यन के हाथ हिलाते ही मिट्टी की दीवार टूट गई और उस दीवार की सारी मिट्टी फर्श में समाहित होकर फर्श को पहले जैसा कर दिया। बस थोड़ा था, उबर खाबत रह गया था। आर्यन ने जिस तरह से पृथ्वी तत्व का इस्तेमाल किया था, उसे सभी प्रिंसिपल आश्चर्यचकित हो गए। आर्यन को देखते हुए सभी प्रिंसिपल के जुबान से एक ही सवाल निकला, आखिर ये लड़का किस एकेडमी का स्टूडेंट है। सभी प्रिंसिपल एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन के बारे में जानने के सबको अधीर देखकर प्रिंसिपल सिंह बहुत खुश हो रहे थे। सभी प्रिंसिपल को आर्यन के बारे में जानने के लिए उत्सुक देखकर प्रिंसिपल रुद्रदेव बोले, इस लड़के का नाम आर्यन राठौर है। ये दिव्यकृति एकेडमी का स्टूडेंट है।
प्रिंसिपल रुद्रदेव से आर्यन का परिचय सुनकर सब चौंकते हुए प्रिंसिपल सिंह की ओर देखने लगे। सभी प्रिंसिपल सिंह को ऐसे देख रहे थे कि पूछ रहे हो कि प्रिंसिपल रुद्रदेव ने जो कहा है वो सच है। सभी प्रिंसिपल की नजरों को समझकर प्रिंसिपल सिंह ने कहा, हाँ, ये मेरे ही एकेडमी का स्टूडेंट है। इसका नाम आर्यन राठौर है। ये लड़का अभी पहले साल में ही है, लेकिन बहुत प्रतिभाशाली है। इसी ने ब्लैक आर्मी से हमारे एकेडमी को बचाया था। जब प्रिंसिपल सिंह ने ये बताया कि आर्यन पहले साल का स्टूडेंट है, तो उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। सभी अपनी शक्तियों से आर्यन के उम्र का पता लगाने लगे, क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि किसी मंत्र शक्ति की सहायता से कुछ शक्तिशाली योद्धा छोटा लड़का बन के तो नहीं आया है। लेकिन कुछ ही समय में सभी का भ्रम दूर हो गया, क्योंकि सभी को आर्यन के वास्तविक उम्र का पता चल गया था। वो था 15 साल। सभी प्रिंसिपल आपस में बात कर ही रहे थे कि उन्हें एक और धमाका सुनाई दिया। जब सभी प्रिंसिपल ने आवाज की दिशा में देखा तो उन्हें दिखा कि शक्ति दूर जा गिरा है। उसके मुंह से खून निकल रहा था। जब आर्यन ने यह देखा तो वो शक्ति के पास गया और अपना हाथ हिलाया। आर्यन के हाथ हिलाते ही उसके हाथों में एक बोतल आ गई। आर्यन ने उसमें से एक गोली निकाली और शक्ति को देते हुए बोला, ये गोली खा लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। और हां, तुम एक उत्तम योद्धा हो, लेकिन शक्ति का अहंकार किसी भी योद्धा को ले डूबता है। इसलिए कभी अहंकार मत करना, क्योंकि क्या पता कब तुमसे अधिक शक्तिशाली योद्धा तुम्हारे सामने खड़ीडिहा हो जाए। आर्यन की ये हरकत देखकर सब भौचक्के रह गए। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ने भी आर्यन से इस हरकत नहीं किया था। शक्ति भी आर्यन को देखे जा रहा था, और जिस लड़की की वजह से ये लड़ाई हुई थी वो भी आर्यन को आंखें फाड़े देख रही थी। जब आर्यन ने यह देखा कि शक्ति उसे ही देखे जा रहा है, तो वो बोला, मैं अपने बड्ढे से बड्ढे दुश्मन को भी एक मौका देता हूं। फिर तुमसे तो मेरा कोई बैर नहीं है। क्या शक्ति आर्यन से लड़ना छोड़ देगा, या उसका अहंकार उसे इसकी इजाजत नहीं देगा? आर्यन शक्ति से बात कर ही रहा था, तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जब आर्यन ने आवाज की दिशा में देखा तो उसे दिखा कि एक जानी पहचानी शक्ल की लड़की उस लड़की से बात कर रही थी, जिसकी वजह से यह लड़ाई शुरू हुई थी। आर्यन की जुबान से अचानक एक नाम निकला, नताशा। वो नताशा थी, वही नताशा जो आर्यन को काला पर्वत के सफर में मिली थी। नताशा उस लड़की से बोल रही थी, निया, यहां क्या हुआ है जो इतनी भीड़ लगी हुई है? निया बोली, अरे कुछ नहीं यार, तुमने एक अच्छी फाइट मिस कर दी जो मेरी वजह से हुई थी। नताशा निया के बातों का कुछ जवाब देती, उससे पहले उसे एक आवाज सुनाई दी, नताशा, तुम यहां क्या कर रही हो? जब नताशा ने यह आवाज सुनी तो उसने आवाज की दिशा में देखा। अपने सामने एक जाने पहचाने चेहरे को देखकर नताशा खुश हो गई, और एकाएक उसके जुबान से एक नाम निकला, आर्यन। नताशा ने जब आर्यन का नाम लिया तो सभी ने आर्यन का नाम जाना, वही निया तो हक्का बक्का होकर आर्यन और नताशा को देख रही थी। तभी नताशा बोली, आर्यन, क्या तुमने भी भाग लिया है इस प्रतियोगिता में? नताशा की बात सुनकर आर्यन ने कहा, हां, मैंने इस बार अपनी एकेडमी की ओर से भाग लिया है। तुम किस एकेडमी से हो? आदिशक्ति एकेडमी। और तुम? नताशा ने कहा, आदिशक्ति एकेडमी एक ऐसी एकेडमी थी जहां सिर्फ लड़कियों का ही नामांकन होता था। ये एकेडमी रैंकिंग में 10वें नंबर पर थी। आदिशक्ति एकेडमी थी तो 10वें नंबर पर, लेकिन उसके स्टूडेंट्स की काबिलियत किसी भी टॉप के एकेडमी के स्टूडेंट्स से कम नहीं थी। आदिशक्ति एकेडमी की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती थीं, इसलिए हर एकेडमी के लड़के आदिशक्ति एकेडमी की लड़कियों से दोस्ती करना चाहता था। इसी कारण शक्ति आर्यन से लड़ने आ गया था। आर्यन नताशा के बातों का कुछ जवाब देती, उससे पहले निया बीच में आते हुए बोली, नताशा, क्या तुम इस मेरक को जानती हो? निया की बात सुनकर नताशा एक पल के लिए सरप्राइज हो गई, लेकिन तुरंत नॉर्मल होते हुए बोली, किस मेरक की बात कर रही हो तुम? निया वास नताशा की बात सुनकर निया आर्यन की ओर इशारा करते हुए बोली, इसकी। जब आर्यन ने सुना कि निया फिर से उसे मेरक बुला रही है तो वो बोला, देख छिपकली, मुझे मेरक बुलाना बंद कर, नहीं तो। आर्यन से अपने लिए छिपकली सुनकर निया गुस्से में बोली, मैं छिपकली तो नहीं,
लेकिन तुम मेरठ जरूर हो। आर्यन और निया को लड़ते देखकर नताशा समझ गई कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है। नताशा दोनों को शांत कराते हुए बोली, शांत हो जाओ, तुम दोनों लड़ना बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ है। नताशा के शांत कराने पर आर्यन और निया दोनों शांत हो गए। शांत होते हुए आर्यन अपने कपट डीढ़े को दिखाते हुए बोला, देखो, इसकी वजह से मेरा कपट डीढ़ा खराब हो गया है, और जब मैंने इसे सॉरी बोलने को कहा तो इसने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। आर्यन की बात सुनकर निया जल्दी से बोली, नहीं नताशा, सारी गलती इसकी ही थी, यही आकर मुझसे टकरा गया था। तुम तो जानती हो लड़के मुझसे टकराने के बहाना ढूंढते हैं। निया की बात सुनकर आर्यन उसे घूरने लगा। वहीं नताशा हंसने लगी। ये देखकर सभी सोच में पड़ीडीडीएच गए। दूर से इन लोगों की बातों को सुन रहे सभी प्रिंसिपल भी नताशा के इस हरकत से सोच में पड़ीडीएच गए। आखिर निया के इस बात में हंसने वाली क्या बात है? यहां तक आदिशक्ति एकेडमी की प्रिंसिपल कावेरी, जो सभी प्रिंसिपल के साथ खड़ी ही थी, वो भी सोच में पड़ीडीएच गई। प्रिंसिपल कावेरी की उम्र करीब 50 साल थी, लेकिन उन्होंने खुद को अच्छी तरह मेंटेन कर रखा था। उन्हें देखकर कोई नहीं कहता कि 50 की उम्र की है। वो दिखने में अपने उम्र से 15-16 साल छोटी लग रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। नताशा को हंसते देखकर निया बोली, नताशा, मेरी बातों में हंसने वाली क्या बात है जो तुम हंसे जा रही हो? निया की बात सुनकर नताशा हंसना बंद करते हुए बोली, ये यूं हंसने वाली बात ही है निया। तुमने कहा कि आर्यन तुमसे से जानबूझकर टकराया, ये किसी जोक से कम नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारा क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? निया ने गुस्से में कहा, ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। अगर आर्यन की जगह कोई और होता तो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास जरूर कर लेती। नताशा ने कहा, क्या मतलब तुम्हारा कि इसकी जगह कोई और होता? तो निया ने कहा, वो इसलिए निया कि आर्यन किसी लड़की की खूबसूरती पर नहीं फिसलता है। तुम जानती हो, मैं काला पर्वत की यात्रा में 10 दिन इसके साथ रही हूं, लेकिन इसने एक बार भी मुझे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं की। मुझे तो एक बार अपनी खूबसूरती पर शक हो गया था। वही इसका दोस्त लकी बार बार मुझे देख रहा था, लेकिन इसको मेरी खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ा। नताशा ने कहा। नताशा की बात सुनकर निया के साथ साथ सभी प्रिंसिपल और सभी स्टूडेंट्स भी आंखें फाड़े आर्यन को देखे जा रहे थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दुनिया में कोई ऐसा लड़का है जिस पर खूबसूरती का असर नहीं होता, वो भी नताशा जैसी खूबसूरत लड़की जो किसी देवी से कम नहीं है। वहीं नताशा की बात सुनकर आर्यन अपने बाल खुजलाने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो नताशा की बातों का क्या जवाब दे। सबकी नजरों को अपने ऊपर महसूस कर आर्यन को अजीब लग रहा था। वो जल्दी से केशव के पास गया और बोला, सीनियर चलते हैं यहां। आर्यन की बात सुनकर केशव बोला, आर्यन मेरे भाई, अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है। पहले तुम उस लड़की से सॉरी तो सुन लो, उसके बाद चलते हैं। आर्यन से जाने की बात नताशा ने भी सुन लिया था। वो आर्यन के पास जाकर बोली, क्या आर्यन, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, चलो मैं तुम्हारी और निया की दुश्मनी खत्म करवाती हूं। नताशा की बात सुनकर आर्यन ने कहा, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे अपना दुश्मन नहीं मानता। अब सारी लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन सभी के जुबान पर आर्यन का नाम था। जो स्टूडेंट प्रतियोगिता में टॉप करने की योग्यता रखते थे, उन्हें एक और प्रतिद्वंदी मिल गया था, आर्यन के रूप में। सभी प्रिंसिपल भी आर्यन के बारे में जानने के लिए प्रिंसिपल सिंह के पास पहुंच गए थे। वही आर्यन, केशव, नताशा और निया एक साथ खड़ी थे। निया आर्यन को घूरे जा रही थी। जब नताशा ने यह देखा कि निया को घूर रही है, तो नताशा बोली, निया, तू आर्यन को घूर क्यों रही है? क्या तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ है? निया से इतना बोलकर नताशा आर्यन से बोली, आर्यन, ये निया है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हम दोनों इस बार आदिशक्ति एकेडमी की ओर से प्रतियोगिता में भाग लेने हैं, लेकिन तुम्हें यहां देखकर मुझे विश्वास हो गया है, मुझे टॉप रैंक नहीं मिलेगा। नताशा की बात सुनकर आर्यन कुछ बोलता, उससे पहले निया बोली, तुम ये कैसे कह सकती हो कि हम टॉप नहीं करेंगे? इस आर्यन मैं हराऊंगी, देख लेना तुम। निया की बात सुनकर नताशा बोली, कोशिश कर सकती हो, लेकिन संभल कर रहना, ये आर्यन बहुत ही खतरनाक योद्धा है। आज तक मैंने आर्यन जैसा युवा योद्धा नहीं देखा है।
आर्यन के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी नेहा का गुस्सा कम नहीं हुआ, इसलिए नताशा ने उसे समझना छोड़-कर आर्यन से बात करने लगी। लगभग आधी रात तक पार्टी चली। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल अपने अपने रूम में चले गए। आर्यन और केशव ने भी नेहा और नताशा को बाय बोला और पार्टी से प्रिंसिपल सिंह के साथ रूम से निकल गया। रास्ते में प्रिंसिपल सिंह ने आर्यन को समझाया कि ऐसे लड़-ढाई से बचे ताकि प्रतिभागियों को उसकी शक्ति का अनुमान न हो। रूम में पहुंचते ही आर्यन और केशव दोनों सो गया। अगली सुबह प्रतियोगिता के पहले चरण का दिन था। एक जगह पूरा स्टेडियम बना हुआ था, जहां 3 तरफ देखने वालों के लिए कुर्सी लगी हुई थी। वहीं एक तरफ बद्धा सा स्टेज बना हुआ था, जिस पर प्रतियोगिता के जज बैठे थे। उन 5 में से एक थे ब्रह्म शक्ति। एकेडमी के प्रिंसिपल रुद्रदेव। उसी स्टेज के पीछे एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ था। वही स्टेज के बगल में पीछे वाले स्क्रीन से छोटा स्क्रीन लगा हुआ था, जिस पर स्टूडेंट्स और उनके एकेडमी के नाम लिखे हुए थे। जब सभी स्टूडेंट्स स्टेडियम में पहुंच गया, तब प्रिंसिपल रुद्रदेव अपनी जगह से खाड़ी दिए हुए और अपने हाथों को हिलाया, जिससे स्टेडियम के बीचों बीच एक ब्लैक होल तैयार हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल रुद्रदेव बोले, स्टूडेंट्स, आप जो ये ब्लैक होल देख रहे हैं, आप सबको इसके अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद आप सबको एक एक सुनहरा अंडा ढूंढना होगा। जिसके पास अंडा नहीं होगा वो इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हर सुनहरे अंडे का एक रक्षक है। पहले आपको उसको हराना होगा, तभी आप सब वो अंडा प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या किसी के मन में कोई सवाल से है? प्रिंसिपल रुद्रदेव की बात सुनकर एक स्टूडेंट बोला, सर, अगर कोई स्टूडेंट अंडे के रक्षक के हाथों मर गया तो क्या होगा? उस स्टूडेंट की बात सुनकर प्रिंसिपल रुद्रदेव बोले, अगर आप सब अंदर मर गए तो आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे और उसी वक्त आप बाहर आ जाएंगे और बाहर आते ही आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए मरने की चिंता मत कीजिए। और कोई सवाल है आप सबके मन में? प्रिंसिपल रुद्रदेव की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ कहा, नो सर। तो ठीक है, एक एक करके तुम सब इस ब्लैक होल के अंदर जा सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप सबको अंदर सिर्फ 3 दिन का समय मिलेगा, जो यहां 1 दिन के बराबर है। प्रिंसिपल रुद्रदेव की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स एक एक करके अंदर जाने लगा। कुछ ही समय में आर्यन और केशव का नंबर आ गया। जैसे ही आर्यन का नंबर आया, आर्यन अंदर चला गया। कुछ ही समय में सभी स्टूडेंट्स ब्लैक होल के अंदर चला गया। जैसे ही सभी स्टूडेंट्स ब्लैक होल में गए, जज के स्टेज के पीछे वाला स्क्रीन चालू हो गया, जिस पर सभी 60 स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे थे। अपने अपने बच्चों को देखकर उनके एकेडमी के प्रिंसिपल, दोस्त और माता पिता खुश होने के साथ साथ चिंतित थे। आर्यन के जानने वाले भी उसे बड़ी सी स्क्रीन पर ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें अपने हाथों में तलवार लिए हुए आर्यन दिखाई दिया। आर्यन को देखकर उसके जानने वाले खुश हो गए। आर्यन के साथ एक और लड़का था, वो था केशव। वहीं दूसरी ओर आर्यन और केशव सुनहरे अंडे को ढूंढने के लिए आगे बढ़े जा रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दिया, किसी दानव के हुंकारने की। दानव की हुंकार सुनकर आर्यन बोला, लगता है इस तरफ कोई दानव आ रहा है, संभल के रहना सीनियर। आर्यन की बात सुनकर केशव ने कहा, तुम भी संभल के रहना जूनियर। केशव अब आर्यन को जूनियर बुलाने लगा था। दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। तभी उन्हें दिखा कि एक स्टूडेंट उनकी तरफ तेजी में आ रहा है, जिसके हाथ में एक सुनहरा अंडा था और उसके पीछे 20 फीट का एक दानव लगा हुआ था। कुछ ही समय में वो आर्यन के सामने आ गया और बोला, भाई हमारी सहायता करो इस दानव से पीछा छुड़ाने में। उस स्टूडेंट ने इतना बोला ही था कि दानव ने एक हमला उन तीनों की तरफ कर दिया, जिसे देखकर तुरंत आगे आया और उस हमले को अपने तलवार से नष्ट कर दिया। जब बाहर स्टेडियम में बैठे आर्यन के माता पिता और दादाजी ने देखा कि आर्यन ने इतनी आसानी से दानव के हमले को नष्ट कर दिया, तो वे सब बहुत खुश हुए। क्या आर्यन उस लड़के की मदद ऐसे ही के देगा दानव से बचने में? सामने आते ही उस दानव ने आर्यन की ओर हमला कर दिया, जिसे आर्यन ने बड़ी आसानी से नष्ट कर दिया। उसके बाद आर्यन उस लड़के से बोला, लेकिन बोलते वक्त आर्यन की नजर उस दानव पर ही थी। आर्यन उस लड़के से कहा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस एकेडमी से हो?
आर्यन की बात सुनकर वो लड़का बोला, मेरा नाम रोहन है, मैं भीमसेन एकेडमी से हूं। भीमसेन एकेडमी रैंकिंग में 22वें नंबर पर था। इस एकेडमी का मल्ल युद्ध बहुत विख्यात है। इस एकेडमी के स्टूडेंट्स शारीरिक बल पर अधिक ध्यान देते थे। इसी कारण भीमसेन एकेडमी के योद्धाओं के शरीर का डिफेंस बाकी एकेडमी के योद्धाओं से अधिक होता था। और रोहन को देखकर ये बात सच लग रही थी, क्योंकि दानव पीछे पड़ अच्छा था, फिर भी रोहन घायल नहीं हुआ था। आर्यन रोहन से कुछ बोलता, इससे पहले दानव ने एक और शक्तिशाली हमला आर्यन की ओर कर दिया, जिसे देखकर आर्यन ने अपने तलवार सूर्यांश हो आगे कर दिया, जिसके कारण वो हमला तेजी में आकर सूर्यांश से टकरा गया। जैसे ही दानव का हमला सूर्यांश से टकराया, आर्यन को एक दबाव महसूस हुआ और वो पीछे घिसकने लगा। आर्यन पीछे घिसकते हुए अपने पीछे खड़ी डीडीएच केशव और आर्यन से टकरा गया। आर्यन को लड़खड़ाते देखकर उन दोनों ने आर्यन को पकड़ डीडीएच लिया, जिसके कारण तीनों का संतुलन बना और वो जमीन पर नहीं गिरे। जैसे ही आर्यन ने अपना संतुलन पाया, उसने तेज झटके के साथ दानव के हमले को नष्ट कर दिया। दानव के हमले को नष्ट करने के बाद आर्यन केशव और रोहन से बोला, हम तीनों को एक साथ हमला करना होगा, तभी शायद इस दानव को रोक पाएंगे। आर्यन की बात सुनकर केशव और रोहन ने सहमति में सिर हिला दिया और आर्यन के साथ खड़ी डीढे हो गए। रोहन के हाथ में गदा थी, वही केशव के हाथ में एक धनुष था जो बहुत शक्तिशाली लग रहा था। तीनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया। उसके बाद केशव ने एक तीर का संधान किया और वहीं रोहन ने अपने गदा को पकड़ देकर कुछ मंत्र पढ़े आर्यन अपने तलवार लिए खड़ा था। वहीं दानव भी अपना हमला तैयार कर रहा था, जिसकी शक्ति देखकर आर्यन को समझ आ गया कि ये हमला बहुत खतरनाक है। दानव के हमले को देखकर आर्यन ने कहा, इस दानव के हमला करने के पहले हमें हमला करना होगा। आर्यन की बात सुनकर केशव और रोहन ने एक साथ कहा, ठीक है। इतना बोलते ही केशव ने अपना तीर दानव की ओर छोड़ दिया। वही रोहन ने भी अपना गदा दानव की ओर कर दिया, जिससे एक ऊर्जा का बना हुआ गदा निकला और दानव की ओर जाने लगा। वही आर्यन ने भी अपने तलवार से हमला कर दिया, जिससे तलवार के आकार की ऊर्जा निकली और तेजी में दानव की ओर जाने लगी। तीनों हमला बड्ढी तेजी से दानव की ओर बढ़ रहा था, जिसे दानव ने देख लिया और तीनों हमले को अपने पास पहुंचने से पहले अपना हमला उस दानव ने अपनी ओर आ रहे हमले पर कर दिया। आर्यन को यही उम्मीद थी कि यही होगा, इसलिए आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, ये दानव तो हमारी उम्मीदों से तेज निकला। आर्यन ने इतना बोला ही था कि दानव का हमला आर्यन, केशव और रोहन के हमले से टकरा गया, जिससे एक भयानक विस्फोट हुआ और ऊर्जा की लहर चारों तरफ फैल गई। उस विस्फोट के कारण आर्यन और उसके साथियों को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। वहीं दानव अपनी जगह पर किसी पर्वत की तरह खड़ा था। आर्यन और उसके साथी ऊर्जा की लहर से संभल ही रहे थे कि उन्हें दिखा कि ऊर्जा की लहर के बीच से एक सुनहरे रंग की तलवार दानव की बढ़ रहा है, जिसे देखकर आर्यन मुस्कुराने लगा। असल में ये आर्यन का हमला था, जो केशव और रोहन के शक्तिशाली हमले से थोड़ा पीछे था, जिसके कारण दानव के हमले का प्रभाव आर्यन के हमले तक पहुंचने से पहले ही केशव और रोहन के हमले से टकराकर नष्ट हो गया। वो दानव कुछ सोच पाता कि आर्यन का हमला दानव से टकरा गया, जिससे एक विस्फोट हुआ। ऐसा लगा कि दो महाशक्ति एक साथ टकरा गई हों। लेकिन ये क्या, दानव अभी भी सही सलामत खड़ा था, जिसे देखकर आर्यन, केशव, रोहन उस दानव को देखता रह गए। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि दानव के शरीर का डिफेंस इतना मजबूत होगा। दानव के शरीर का डिफेंस को देखकर आर्यन बोला, लगता है इस दानव को मारना मुश्किल है। हमें हमला करने हुआ पीछे हटना होगा और इसे मारने का उपाय ढूंढना होगा। हमें भी अपना अंडा ढूंढना है। हम इस लड़ाई में उलझे नहीं रह सकते हैं। आर्यन की बातों से केशव और रोहन सहमत हो गए और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। पीछे हटते हुए वो तीनों हमला भी कर रहे थे। जब दानव ने ये देखा कि वो तीनों अंडा लेकर भाग रहे हैं, तो वो दानव उनका पीछा करने लगा। दानव से भागते हुए केशव रोहन से बोला, तुम्हारे एकेडमी का दूसरा स्टूडेंट कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं है। केशव की बात सुनकर रोहन भागते हुए उदास मन से बोला, उसे अंडा मिल गया था, लेकिन वो मारा गया और मरने ही इस मायावी दुनिया से बाहर चला गया
और मेरे पास जो अंडा वही अंडा है। आर्यन, केशव और रोहन हमले करते हुए भाग रहे थे। भागते हुए वो तीनों एक जंगल में पहुंच गए। वो जंगल बहुत ही घना था। वहां सूर्य का प्रकाश भी सही से नहीं आ रहा था। आर्यन और उसके साथियों ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली थी। वहीं वो दानव पेद्धों को उखाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, जिसके कारण उसकी रफ्तार कम हो गई, जिसका फायदा उठाकर आर्यन, केशव और रोहन कुछ आगे निकल गए। आर्यन, रोहन और केशव कुछ आगे ही बढ़े थे कि उन्हें एक गुफा दिखा, जिसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जिसे देखकर रोहन बोला, लगता है यहां सुनहरा अंडा है, क्या तुम दोनों को लेना है? रोहन की बात सुनकर केशव बोला, हां, लेना है, यही लेने तो इस दुनिया में आए हैं। इतना बोलकर केशव आगे बढ़ गया। आर्यन ने अपनी रफ्तार तेज की और केशव के पीछे चल पड्डछा गुफा के पास पहुंचकर आर्यन केशव से बोला, सीनियर संभल कर, यहां भी अंडे का रक्षक होगा। आर्यन की बात सुनकर रोहन ने कहा, नहीं, अभी कोई रक्षक नहीं होगा। जब तुम अंडे को उठाओगे तब वो रक्षक प्रकट होगा, इसलिए जल्दी से उठाना और भागना। रोहन की बात सुनकर आर्यन और केशव जल्दी से गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर उन तीनों को सिर्फ सुनहरा प्रकाश दिख रहा था। ये देखकर आर्यन आसपास देखते हुए बोला, हमें यह पता लगाना होगा कि इस प्रकाश का सोर्स कहां है। आर्यन की बात सुनकर केशव और रोहन आसपास देखने लगे। तभी रोहन दूर एक कोने में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर रोहन बोला, वो देखो, वहां कुछ है। रोहन की बात सुनकर केशव और आर्यन ने उस दिशा में देखा जहां रोहन देख रहा था। उस जगह पर रोशनी तेज थी। आर्यन और केशव जल्दी से उस कोने में गए, जहां जाते ही दोनों कुछ हो गए। उनकी खुशी का कारण यह था कि वहां पर एक नहीं दो सुनहरे अंडे थे, जिसे देखकर रोहन बोला, दो अंडे होने का मतलब है यहां दो रक्षक प्रकट होंगे। रोहन की बात सुनकर आर्यन बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहता, हम जब भी अंडा उठाएंगे रक्षक तो प्रकट होगा ही, तो अभी क्यों नहीं? आर्यन की बात सुनकर केशव बोला, आर्यन सही बोल रहा है, हमें कभी न कभी उस रक्षक से लड़ना ही है, तो अभी क्यों नहीं? केशव की बात सुनकर आर्यन उसकी ओर देखते हुए बोला, हम एक साथ अंडा उठाएंगे और बाहर की ओर भागेंगे, एकदम जल्दी में। मैं 1 2 3 जैसे ही बोलूंगा, अंडा उठा लेना। आर्यन की बात सुनकर केशव अंडे की तरफ हाथ करते हुए बोला, ठीक है, गिनती शुरू करो, मैं रेडी हूं। यह सब देखकर रोहन थोड़ा पीछे हो गया और आर्यन ने अपना हाथ अंडे के पास ले जाकर केशव की आंखों में देखा और बोला, 1 2 3। आर्यन के 3 बोलते ही केशव और आर्यन ने अंडे को उठा लिया। उन दोनों के अंडे उठाते ही वहां एक काली ऊर्जा फैलने लगी। तभी उन्हें 2 दानवों के गुर्राने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर आर्यन चिल्लाते हुए बोला, भागो सीनियर, जल्दी से। आर्यन ने जैसे ही भागने के लिए कहा, केशव तेजी में आर्यन के पीछे पीछे भागने लगा। तब तक 2 दानव गुफा में प्रकट हो चुके थे। जैसे ही तीनों गुफा से बाहर निकला, वो गुफा एक धमाके के साथ नष्ट हो गया। जब आर्यन, केशव और रोहन ने पीछे मुड़ कर देखा तो उन तीनों को देखा कि 2 दानव गुफा के मलबे के बाहर निकल रहे हैं। ये दोनों दानव पहले वाले दानव जैसे ही थे। इन दोनों दानवों को देखकर आर्यन बोला, अब हमें 3 दानवों से लड़ना होगा। आर्यन ने इतना बोला ही था कि उन्हें दूसरी दिशा से एक दानव के गुर्राने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर आर्यन एक दिशा की ओर इशारा करते हुए बोला, इस दिशा में भागो, अब हमें 3 दानवों से बचना है। इतना बोलकर आर्यन जिस दिशा से आवाज आ रही थी उसके विपरीत दिशा में भागने लगा। ये देखकर केशव और रोहन भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। जब गुफा से निकले, दोनों दानवों ने आर्यन और उसके साथियों को भागते देखा तो दोनों दानव आर्यन और उसके साथियों का पीछा करने लगा। कुछ ही समय में पहले वाला दानव ने भी आर्यन और उसके साथियों को देख लिया और गुर्राया। जब आर्यन ने देखा कि अब तीनों दानव उस तीनों के नजदीक आ गए हैं तो वो बोला, और तेज भागो, वो आ रहे हैं। लगभग आधे घंटे भागने के बाद वो तीनों जंगल के बाहर निकल गए। उन तीनों ने जब पीछे मुड़ कर देखा तो तीनों दानव उनसे ज्यादा दूर नहीं थे। ये देखकर केशव बोला, पेड़ पौधों के कारण जंगल में यूं हम बच गए, लेकिन अब हम जंगल से बाहर आ गए हैं, अब कैसे बचेंगे? केशव की बात सुनकर आर्यन बोला, इसका अब एक ही उपाय है, इनके रास्तों में बाधा बनाना होगा ताकि उनसे टकराकर इन दानवों की गति धीमी हो सके। इतना बोलकर आर्यन ने अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके हाथों को हरे रंग की ऊर्जा ने घेर लिया।
ऐसा होते ही आसपास की मिट्टी पत्थर सब ऊपर उठने लगे। देखते ही देखते मिट्टी और पत्थर ने एक दीवार का रूप ले लिया। आर्यन ने ऐसे ही जल्दी जल्दी 5 से 6 दीवार अपने सामने बना दिया। उसके बाद भागने लगा। आर्यन भागते हुए भी दीवार बनाए जा रहा था। आर्यन हर 5 से 6 मीटर पर एक दीवार बनाए जा रहा था। ऐसे ही करते हुए आर्यन, केशव और रोहन दूर निकल गया। अब आर्यन ने दीवार बनाना बंद कर दिया था। वो कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि उन्हें अपने सामने से की दिशा से एक धमाके की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर आर्यन ने कहा, लगता है कोई और भी मुसीबत में है, चलो चलकर देखते हैं। इतना बोलकर आर्यन केशव और रोहन को साथ लेकर धमाके वाली दिशा की ओर निकल गया। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद आर्यन को एक गेट दिखा। वो ऐसा गेट था जो किसी गांव या शहर के बाहर होता है। उस गेट को देखकर केशव बोला, तो यहां बस्ती भी है, लगता है बाकी स्टूडेंट्स यहीं फंसे हैं, चलो चलकर देखते हैं, आर्यन ने कहा। इतना बोलकर आर्यन बस्ती के अंदर चला गया। अभी तक उन तीनों को कई धमाके सुनाई दे चुके थे। आर्यन, केशव और रोहन कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें दिखा कि 4 स्टूडेंट 4 दानवों से लड़ रहे हैं। आर्यन उनमें से किसी को नहीं जानता था। जब उन लोगों ने आर्यन को देखा तो उन लड़कों में से एक लड़का बोला, दोस्तों हमारी मदद करो वरना हम मारे जाएंगे। उस लड़के की बात सुनकर आर्यन उनके पास गया और बोला, इन दानवों को मारना मुश्किल है। आर्यन से यह सुनकर कि इन दानवों को मारना मुश्किल है, कैसे रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट्स? जब आर्यन ने यह कहा कि इन दानवों को मारना मुश्किल है तो उन चारों में से एक लड़के ने कहा, वो तो हम भी जानते हैं, तभी तो बाकी स्टूडेंट्स एक घर में छुपे हुए हैं और अपनी शक्तियों से घर के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना रखा है। उनकी बात सुनकर आर्यन ने कहा, तो तुम सब वहां क्यों नहीं गए? इनसे यहां क्यों लड़ रहे हो? जिस लड़के ने आर्यन से मदद मांगी थी वो दानव पर हमला करते हुए बोला, हम जा ही रहे थे, तभी ये दानव सामने आ गए और हम इनसे लड़ने लगे। अब हम वहां नहीं जा सकते हैं क्योंकि सुरक्षा घेरा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हमें अपना सुरक्षा घेरा खुद बनाना होगा। उस लड़के की बात सुनकर आर्यन आसपास देखने लगा। तब उसे एक बद्धा घर दिखा। उसे देखते हुए आर्यन बोला, हम वहां चल सकते हैं, लेकिन पहले एक दानवों से पीछा छुड़ाना होगा। इतना बोलकर आर्यन भी उन दानवों पर हमला करने लगा। आर्यन को हमला करते देखकर केशव और रोहन ने भी हमला करना शुरू करना होगा। हमला करते हुए आर्यन बोला, हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो 3 और दानव आ जाएंगे। आर्यन की बात सुनकर वो चारों लड़के समझ गए कि आर्यन के पीछे भी दानव है। इसका मतलब उन्हें अंडा मिल चुका है। अब 7 स्टूडेंट्स एक साथ उन 4 दानवों पर हमला कर रहे थे। तभी उनके कानों में किसी बड्ढे दानव की आवाज सुनाई दी जो गुर्राते हुए आ रहे थे। आर्यन और उसके साथी समझ गए कि खतरा बढ़ने वाला है और 3 दानवों को महसूस कर आर्यन ने कहा, हमें हमला करते हुए पीछे हटते हुए बड्ढे घर के पास पहुंचना होगा ताकि उसके अंदर जाके हम सुरक्षा घेरा बना सके। आर्यन की बात सुनकर सब सहमत हो गए और दानवों पर हमला करते हुए पीछे हटने लगे। पीछे हटते हुए आर्यन ने खुद से बोला, इस तरह तो वो भी आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसे ही सभी दानव आगे बढ़ते रहे तो वो हमें सुरक्षा घेरा बनाने नहीं देंगे। इन्हें यही रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इतना खुद से बोलने के बाद आर्यन दानवों को रोकने का आइडिया सोचने लगा। आर्यन आइडिया सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर जमीन पर पाट-डी-डीची जमीन को देखते ही आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुद से बोला, अगर मैं इन दानवों को मिट्टी से जकड़ दूं तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखता हूं ये आइडिया काम करता है कि नहीं। इतना सोचने के बाद आर्यन ने अपने हाथों में हरे रंग की ऊर्जा एकत्रित की और उससे मिट्टी को नियंत्रित करने लगा। आर्यन ने अपनी शक्ति की मदद से पहले एक दानव को मिट्टी से झकझोरने लगा, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स आर्यन को देखने लगे। जब आर्यन ने देखा कि सभी स्टूडेंट्स उसे देख रहे हैं तो आर्यन बोला, जल्दी से बड्ढे घर की तरफ जाओ और सुरक्षा घेरा बनाना शुरू करो, तब तक मैं इन दानवों को रोकता हूं। अब तक आर्यन ने पहले दानव को मिट्टी में जकड़ लिया था। उस दानव के शरीर पर मिट्टी की मोटी परत छरी हुई थी, जिसके कारण वो दानव हिल नहीं पा रहा था। पहले दानव को जकड़ देने के बाद आर्यन दूसरे दानव को जकड़ देने लगा।
कुछ ही समय में आर्यन ने उसे भी मिट्टी की मोटी परत से जगदेच दिया। ऐसे ही आर्यन ने 10 मिनट में चारों दानवों को मिट्टी की मोटी परत से जगदेच दिया। आर्यन को ज्यादा मुश्किल नहीं हुई उन दानवों को जगदीहने में, क्योंकि वो दानव उन्हीं स्टूडेंट्स पर हमला कर रहे थे जिनके पास उनका अंडा था। बाकियों से उनका कोई मतलब नहीं था। हाँ, अगर उनके हमले के बीच में कोई आ जाए तो बात अलग थी, लेकिन उसकी शक्तियों को देखकर आर्यन समझ गया था ये ज्यादा समय तक ऐसे नहीं रहेंगे। आर्यन ने बाकी स्टूडेंट्स से कहा, जल्दी करो, हमारे पास वक्त कम है। आर्यन की आवाज तेजी में बड्ढे घर की ओर भाग रहे स्टूडेंट्स के कानों तक जैसे ही पहुंची, वो और तेजी में भागने लगे। आर्यन भी उन लोगों की तरफ जाने लगा। तभी उसके सामने 3 और दानव आ गए। 2 तो केशव और रोहन के पीछे गया, लेकिन एक आर्यन के सामने आकर हमला करने लगा। अपने ऊपर हो रहे हमले को आर्यन अपने तलवारों से नष्ट करता जा रहा था। दानव के हमले के नष्ट करते हुए आर्यन बोला, मुझे इन्हें भी मिट्टी की परत से जकड़ना होगा, नहीं तो बाकी 2 दानव उन लोगों को सुरक्षा घेरा बनाने नहीं देंगे। इतना सोचकर आर्यन ने अपने सामने खड़ी डीढ़े दानव को भी पृथ्वी तत्व की शक्ति से जकड़ दिया। अपने सामने खड्डे दानव को जकड़ने के बाद आर्यन ने केशव और रोहन के पीछे जा रहे दानवों को पीछे से ही पृथ्वी तत्व की शक्ति से जकड़ दिया, जिसके कारण वो भी अपनी जगह पर ही रुक गए। इतनी शक्ति प्रयोग करने के बाद भी आर्यन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। अगर आर्यन की जगह पर कोई और योद्धा होता तो वो अब तक थक चुका होता, लेकिन आर्यन के पास तो सफेद तरल था जो उसे हर वक्त ऊर्जा प्रदान करता रहता था। लेकिन ये बात किसी और को नहीं पता थी, सिवाय उसके भाई अखिल, लकी और ब्लैकी के। वही दूसरी ओर ब्रह्म शक्ति एकेडमी के स्टेडियम में जो भी जज, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स के माता पिता सब आर्यन को इस तरह शक्ति प्रयोग करने के बाद भी नहीं थकते हुए देखकर अचंभित थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का कैसे इतना शक्तिशाली है। बड्ढे स्क्रीन पर आर्यन को देखते हुए मिस्टर राठौर अखिल से बोले, अखिल, क्या तुम्हें मालूम है आर्यन ये सब कैसे कर रहा है? मिस्टर राठौर की बात सुनकर अखिल समझ गया कि उसके डैड क्या जानना चाहते हैं। अखिल मुस्कुराते हुए बोला, डैड, मुझे मालूम है आर्यन इस स्तर पर शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए, आर्यन जब बाहर आएगा तो उसी से पूछ लीजिएगा। वही दूसरी ओर आर्यन तेजी में बड्ढे घर की ओर भाग रहा था, जहां सुरक्षा घेरा पूरा होने ही वाला था। आर्यन घर के करीब 10 मीटर की दूरी पर था। तभी उसे लगातार 4 धमाके सुनाई दिए, जिसे सुनकर आर्यन समझ गया कि क्या हो रहा है। ये धमाके उन दानवों के आजाद होने का संकेत था जिसे आर्यन ने पहले जकड़ा था। उस धमाके को सुनकर आर्यन और तेज दौड़ने लगा। आर्यन थोड़ा आगे ही पहुंचा था कि उसे एक धमाका सुनाई दिया। ये धमाका उस दानव के आजाद होने का संकेत था जो आर्यन पर हमला कर रहा था। उस धमाके को सुनकर आर्यन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे दिखा कि 5 दानव उसकी ओर तेजी में आ रहे थे। ये देखकर आर्यन ने बगैर कोई समय गंवाए उन दानवों के सामने 3-4 दीवार खड्डे कर दिए, लेकिन ये उनको रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन दानवों ने एक ही हमले में सभी दीवारों को गिरा दिया। अभी तक 90% सुरक्षा घेरा तैयार हो चुका था। आर्यन अब एकदम घर के नजदीक पहुंच गया था, लेकिन दानव भी अब आर्यन से ज्यादा दूर नहीं थे। आर्यन ने दीवार बनाकर एक बार और उन दानवों को रोकने का प्रयास किया। इस बार आर्यन ने पहले वाले दीवार से अधिक शक्तिशाली दीवार बनाया था। दीवार बनाने के बाद आर्यन तेजी में घर की ओर भागने लगा। आर्यन जब घर के पास पहुंचा तो उसे दिखा कि सुरक्षा घेरा बनाने में थोड़ा का काम बाकी है, जो अभी रुका हुआ था। सब आर्यन का इंतजार कर रहे थे। आर्यन ने एक छलांग लगाई और सुरक्षा घेरा के अंदर चला गया। उसी वक्त आर्यन को धमाका सुनाई दिया। जब आर्यन ने पीछे मुद्दा कर देखा, अब सभी दानव आजाद हो चुके हैं। ये देखकर आर्यन ने सुरक्षा घेरा बना रहे स्टूडेंट्स को सुरक्षा घेरा पूरा करने के इशारा किया। आर्यन का इशारा मिलते ही उन स्टूडेंट्स ने सुरक्षा घेरा पूरा कर दिया। जैसे ही सुरक्षा घेरा पूरा हुआ, 7 दानव एक साथ वहां पहुंच गए और सुरक्षा घेरा से टकरा गए। जैसे ही सभी दानव सुरक्षा घेरा से टकराए, एक विस्फोट हुआ और सभी दानव कुछ कदम पीछे हट गए। वहीं जो स्टूडेंट्स सुरक्षा घेरा में अपनी ऊर्जा को समाहित कर रहे थे, उनके मुंह से खून निकलने लगा।
ये देखकर आर्यन उनके पास गया और बोला, तुम सब आराम करो, इसे मैं संभालता हूं। आर्यन की बात सुनकर एक स्टूडेंट बोला, क्या तुम्हें इस सुरक्षा घेरा के बारे में मालूम है? देखो, इस सुरक्षा घेरा को बनाए रखने में बहुत ऊर्जा लगती है। उस स्टूडेंट की बात सुनकर आर्यन बोला, तुम सब चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा, तुम लोग विश्वास करो मुझ पर। आर्यन को कॉन्फिडेंट देखकर सभी स्टूडेंट्स ने एक एक करके अपनी ऊर्जा अपने अंदर समाहित कर ली। उनके ऐसे करते ही आर्यन ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा घेरा में समाहित करना शुरू कर दिया। अगर आर्यन जल्दी नहीं करता तो वो सभी दानव सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर आ जाते। आर्यन अपने अंदर से अधिक मात्रा में ऊर्जा निकालकर सुरक्षा घेरा में समाहित कर रहा था। अधिक मात्रा में ऊर्जा शक्ति निकालने के कारण आर्यन के चेहरे पर थोड़ी थोड़ी थकान दिखने लगी थी, लेकिन सफेद तरल के कारण आर्यन की अंदरूनी ऊर्जा शक्ति खत्म नहीं हो रही थी, जिसे देखकर वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स आर्यन को आश्चर्य में देख कर रहे थे। आर्यन को अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलते देखकर केशव और रोहन उसके सामने गए और केशव बोला, जूनियर, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? देखो, करने दो, इस तरह से ऊर्जा खत्म करोगे तो तुम थक जाओगे। केशव की बात सुनकर आर्यन बोला, ठीक है, आप सब अपनी ऊर्जा मेरे अंदर समाहित कीजिए और मैं उस ऊर्जा को इस सुरक्षा घेरा में समाहित करूंगा। लेकिन आर्यन, ऐसा करने के तुम घायल हो सकते हो, क्योंकि हर किसी की ऊर्जा शक्ति अलग होती है। रोहन ने कहा, तुम सब उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा, तुम सिर्फ अपनी ऊर्जा मेरे अंदर समाहित करो, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर केशव और रोहन ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में इशारा करके सहमत हुए और आर्यन के पीछे खड़े होकर दोनों ने अपनी ऊर्जा आर्यन के अंदर भेजनी शुरू कर दी। अपने अंदर दूसरी ऊर्जा शक्ति को महसूस कर आर्यन ने जल्दी से अपनी परिष्कृत शक्ति को जागृत कर दिया, जिससे केशव और रोहन की ऊर्जा शक्ति आर्यन की ऊर्जा शक्ति बनने लगी। जैसे ही केशव और रोहन ने आर्यन के अंदर ऊर्जा शक्ति भेजनी शुरू की, आर्यन की शक्ति बेआयच गई और आर्यन की थकान भी दूर हो गई, जिसे देखकर आराम कर रहे चारों स्टूडेंट अचंभित रह गए, क्योंकि ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा था। वहीं दूसरी ओर आर्यन को ऐसा करते देखकर स्टेडियम में बैठे सभी प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स के माता पिता अचंभित थे। यहां तक अभी जज भी अचंभित थे। एक जज प्रिंसिपल रुद्रदेव से बोले, ये लड़का सबसे अलग है, जो हम इस आयु में आकर करते हैं वो काम ये भी से कर रहा है। जब तक कोई योद्धा अर्ध ब्रह्मांड मंडल में नहीं पहुंच जाता है, वो योद्धा किसी और की ऊर्जा को अपनी ऊर्जा नहीं बना सकता है। ये लड़का अद्भुत है। किस एकेडमी से है ये लड़का? क्या ये ब्रह्म शक्ति एकेडमी से है? उस जज की बात सुनकर प्रिंसिपल रुद्रदेव बोले, नहीं, ये स्टूडेंट ब्रह्म शक्ति एकेडमी का नहीं है, ये दिव्यकृति एकेडमी का है। जब मैंने पहली बार इसे देखा तो अचंभित रह गया था, लेकिन आज तो इसने सभी को अचंभित कर दिया है। आज तक मैंने इसके जैसा योद्धा नहीं देखा है। प्रिंसिपल रुद्रदेव की बात सुनकर वो जज आर्यन की ओर देखने लगा। वही आर्यन के माता पिता और दादाजी आर्यन को देखे जा रहे थे। आर्यन को देखते हुए दादाजी अखिल से बोले, क्या तुम्हें मालूम है आर्यन, ये सब कैसे कर रहा है? दादाजी की बात सुनकर अखिल बोला, दादाजी, शायद आर्यन उसी शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो उसने पार्टी वाली रात किया था, या आर्यन के पास कोई और शक्ति है। जब से वो युद्ध देवता का वारिस बना है, तब से उसकी शक्तियों का अनुमान लगाना मुश्किल है। क्या आर्यन उन 7 दानवों को रोक पाएगा? सुरक्षा घेरा के अंदर आने से मायावी दुनिया में एक दिन बीत चुके थे। एक दिन से आर्यन सुरक्षा घेरा बनाए हुए था, लेकिन अब आर्यन के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। और दिखे भी क्यों न, कोई भी योद्धा कितना भी शक्तिशाली हो, अगर ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करेगा तो थकेगा ही। केशव और रोहन तो आधे दिन में ही थक गए, ऊपर से दानवों के हमले का प्रभाव थोड़ा बहुत तो पढ़ता ही था। आर्यन उन 4 स्टूडेंट्स से बोला जिन्होंने सुरक्षा घेरा तैयार किया था, अब तुम सबको कमान संभालनी होगी। मैं बहुत थक गया हूं, अगर ऐसे ही मैं अपने ऊर्जा का इस्तेमाल करता रहा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। आर्यन की आवाज में थकान साफ दिख रही थी, जिसे समझकर वो चारों स्टूडेंट्स ने सहमति में सिर हिलाया
और आर्यन की जगह लेने के लिए तैयार होने लगे। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी अंदरूनी ऊर्जा शक्ति अपने अंदर समाहित कर ली। उसी वक्त उन चारों स्टूडेंट्स ने आर्यन की जगह लेकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा घेरा में समाहित करने लगे। उन 4 स्टूडेंट्स के आर्यन की जगह पर आ जाने के बाद आर्यन ने एक जगह देखी और ध्यान करने लगा, लेकिन दानवों का हमला रुका नहीं था। उनका हमला और तेज हो गया था। जब भी दानवों का हमला सुरक्षा घेरा पर होता, एक भयानक विस्फोट होता, जिसके कारण पूरा सुरक्षा घेरा कांप उठता, यहां तक कि वहां की जमीन भी कांप उठती थी। ऐसे ही आधे दिन बीत गए। आर्यन अभी भी ध्यान में था। उसने अपनी 80% ऊर्जा प्राप्त कर ली। अब आर्यन के चेहरे पर कोई थकान नहीं थी, लेकिन जो स्टूडेंट्स सुरक्षा घेरा में अपनी ऊर्जा शक्ति समाहित कर रहे थे, उनका बुरा हाल हो गया। कई बार उन्हें खून की उल्टी भी आई। आर्यन ध्यान में ही था, तभी उसे एक चीख सुनाई दी। जब आर्यन ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली, तो उसने देखा कि उन 4 स्टूडेंट्स जो सुरक्षा घेरा में अपनी ऊर्जा समाहित कर रहे थे, उनमें से एक जमीन पर गिर गया है। ये देखकर आर्यन उसके पास गया और उस स्टूडेंट की जांच करने लगा। ये आर्यन को जांच करने पर पता चला कि इस स्टूडेंट को बाहरी नहीं अंदरूनी चोट लगी है। ये देखकर आर्यन ने अपनी स्टोरेज से घाव को ठीक करने वाली गोली निकाली और उस लड़के को खिला दी। आर्यन उस लड़के को गोली खिला ही रहा था, तभी एक भयानक विस्फोट हुआ। जब आर्यन ने विस्फोट की दिशा में देखा, तो उसे दिखा कि बाकी बचे 30 स्टूडेंट्स भी जमीन पर घिरे हुए हैं और सुरक्षा घेरा टूट गया है, लेकिन वो तीनों उठने की हालत में थे, इसलिए जल्दी से उठ गए। आर्यन ने उन्हें भी हीलिंग गोली दिया, जिसके खाते ही उन्हें अपने अंदर चोट ठीक होता महसूस हुआ। उन चारों स्टूडेंट्स ने आर्यन को धन्यवाद कहा। उन स्टूडेंट्स से धन्यवाद सुनकर आर्यन बोला, अभी धन्यवाद कहने का समय नहीं है, पहले हमें इन दानवों को रोकना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। आर्यन की बात सुनकर सभी ने अपने अपने हथियार निकाल लिए। जो स्टूडेंट्स घायल थे, वो अभी पीछे खड़े थे। वहीं आर्यन, केशव और रोहन 7 दानवों के सामने खड़े थे। आर्यन ने इस बार अपना धनुष निकाल लिया था और अपने तलवार सूर्यांश को स्टोरेज में रख लिया। वो 7 दानव धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जिसे देखकर आर्यन ने अपने धनुष पर एक तीर का संधान किया और उसे एक दानव पर छोड़ डाच दिया। पहला तीर छोड़ डाचने के बाद आर्यन ने एक के बाद एक तीर 7 दानवों पर छोड़ डाल दिया। रोहन और केशव ने भी ऐसा ही किया। एक के बाद एक हमले उन दानवों पर करते गए। उन तीनों के पीछे खड़े चारों स्टूडेंट्स ने भी छोटे छोटे हमले उन दानवों पर किया। जब आर्यन ने देखा कि उन दानवों पर हमलों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो वो कुछ सोचने लगा। तभी उसे कुछ ख्याल आया और वो मुस्कुराने लगा। आर्यन खुद से बोला, पहले मुझे इन दानवों की जांच करनी होगी कि इनका सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा है, तभी हम इन्हें मार सकते हैं। इसके लिए इन दानवों का ध्यान अपने ऊपर से हटाना होगा। इतना सोचने के बाद आर्यन थोड़ा पीछे हुआ और अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी आर्यन के सिर के बीचों बीच से एक सप्तरंगी रोशनी निकली और आर्यन के बगल में आकर एक आकर लेने लगी, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स शॉक हो गए। आर्यन के पास खड्डी अच्छे स्टूडेंट्स के साथ साथ जो लोग स्टेडियम में बैठे थे, वो भी उस रोशनी को बड़े गौर से देख रहे थे। तभी सभी के नजरों के सामने उस सप्तरंगी रोशनी ने एक इंसान का आकार ले लिया, जो बिल्कुल आर्यन की तरह दिख रहा था, जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन क्लोनिक भी कर सकता है। अपने सामने खाड़ी डीडीडीचे स्टूडेंट्स के नजरों को नजरअंदाज करते हुए आर्यन ने अपना धनुष अपने क्लोन को दिया और उसके बाद अपने स्टोरेज से एक अंडा निकाला और उसे एक स्टोरेज झोले में रखते हुए अपने क्लोन को दे दिया। उसके बाद आर्यन ने अपने क्लोन को निर्देश दिए कि वो इन दानवों पर हमला करे। आर्यन का आदेश मिलते ही आर्यन का क्लोन सभी दानवों पर हमला करने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आर्यन का क्लोन नहीं, खुद आर्यन है। आर्यन का सुनहरा अंडा जैसे ही आर्यन के क्लोन के पास आया, उस अंडे का रक्षक दानव आर्यन का पीछा छोड़ देकर उसके क्लोन के पीछे पड़डीडीएच गया। जब आर्यन ने देखा कि कोई भी दानव अब उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो एक खाली जगह पर गया और अपनी शक्तियों की मदद से दानवों के कमजोर हिस्से का पता लगाने के लिए उन दानवों का जांच करने लगा।
करीब 1 घंटे तक जांच करने के बाद आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आर्यन बोला, इन सभी दानवों का एक ही कमजोर हिस्सा है, इनकी नाभि। अगर हम इनकी नाभि पर हमला करें तो शायद ये मारे जाए। इतना सोचकर आर्यन ने अपने क्लोन को दानवों के नाभि पर हमला करने को कहा। जैसे ही आर्यन की बात आर्यन के क्लोन के पास पहुंची, उसने बगैर किसी देरी के उन दानवों के नाभि पर हमला कर दिया। जैसे ही आर्यन के क्लोन का हमला उन दानवों के नाभि पर लगा, उन दानवों के मुंह से एक भयानक चीख निकली, जिसे सुनकर आर्यन समझ गया अब उस दानवों पर उसकी शक्ति का असर होने लगा है। आर्यन ने बाकी स्टूडेंट्स ने कहा, इन दानवों के नाभि पर हमला करो, तभी ये मरेंगे। जल्दी करो, हमला करो और इनको खत्म करो। आर्यन भी अब अपने क्लोन के साथ मिलकर उन दानवों पर हमला करने लगा था। लगातार कई हमले आर्यन और उसके साथियों ने उन दानवों पर कर दिया था, जिसके कारण वो बुरी तरह घायल होकर कमजोर पड़ी डीडीएच गए थे। लेकिन आर्यन और उसके साथी रुके नहीं और हमला करते रहे। करीब 50 हमले और करने के बाद एक एक करके वो सभी दानव मरने लगे। जब सभी दानव मर गए तो उनका शरीर धुआं बनकर हवा में उड़ डीडीएच गया, जिसे देखकर आर्यन और उसके साथियों ने एक दूसरे को गले लगाया। जब स्टेडियम में बैठे लोगों ने देखा कि आर्यन और उसके साथियों ने दानवों का मार दिया है तो उनके जानने वाले बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें विश्वास हो गया था कि उनके बच्चे अब पहले चरण में पास हो जाएंगे। वही बाकी स्टूडेंट्स के जानने वाले अपने बच्चों के लिए चिंतित थे, क्योंकि उनके बच्चों ने अभी तक एक भी दानव को नहीं मारा था। वो सिर्फ बचाव कर रहे थे। उन्हें अभी तक दानवों को मारने का उपाय नहीं मिला था। मायावी दुनिया में अब दूसरे दिन की रात होने वाली थी, जिसे देखकर आर्यन ने कहा, हम आज रात यही आराम करेंगे और कल देखते हैं क्या करना है। आर्यन की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स सहमत हो गए और एक एक कमरा ढूंढकर सो गए। लेकिन आर्यन सोया नहीं और ध्यान करने लगा। वहीं दूसरी ओर एक बड्डे से घर में करीब 30 से 35 स्टूडेंट्स एक सुरक्षा घेरा के अंदर बैठे थे और कुछ स्टूडेंट्स उस सुरक्षा घेरा को ऊर्जा प्रदान कर रहे थे। उस सुरक्षा घेरा के बाहर करीब 30 से 35 दानव उस सुरक्षा घेरा पर हमला कर रहे थे, जिसके कारण वहां पर हर सेकंड एक विस्फोट का धमाका हो रहा था। अगली सुबह आर्यन और उसके साथी तरोताजा महसूस कर रहे थे। सभी अपने अपने कमरे से बाहर निकले और हॉल में इकट्ठा हुए। जब सभी हॉल में इकट्ठा हो गए, उसके बाद आर्यन ने उन 4 स्टूडेंट्स ने पूछा, जिनका नाम तक वो नहीं जानता था, तुम चारों अब अपना परिचय दो। तुम चारों किस एकेडमी से हो? आर्यन की बात सुनकर एक स्टूडेंट बोला, आर्यन, मेरा नाम राजवीर है और मैं कैलाशा एकेडमी से हूं, और ये जय है भी कैलाशा एकेडमी से ही है। राजवीर के मुंह से अपना नाम सुनकर आर्यन बोला, तुम सब मेरा नाम जानते हो। पेशा हो। आर्यन की बात सुनकर जय बोला, सब तुम्हारा नाम जानते हैं। जिस तरह से तुमने पार्टी में शक्ति को हराया था, ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे नाम नहीं जानता हो। जय की बात सुनकर आर्यन और मुस्कुराया और अपनी नजर बाकी बचे 2 स्टूडेंट्स पर की आर्यन की नजर अपनी ओर होते देखकर उन दोनों स्टूडेंट्स में से एक बोला, मेरा नाम अभिजीत है और ये समीर है, हम दोनों नारायणा एकेडमी से हैं। वो चारों स्टूडेंट्स जब अपने एकेडमी का नाम बता रहे थे तब उनके चेहरे पर गर्व झलक रहा था। हो भी क्यों ना, नारायणा और कैलाशा एकेडमी की रैंकिंग टॉप 10 में पिछले 10 सालों से थी। इन दोनों एकेडमी के स्टूडेंट्स हर साल टॉप 10 में आते थे। एक स्टूडेंट तो हमेशा टॉप 10 में रहता था। उन दोनों के परिचय के बाद रोहन और केशव ने भी अपना परिचय उन चारों को दिया। जान पहचान होने के बाद आर्यन बोला, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम बाकी स्टूडेंट्स के पास चले उनकी मदद के लिए? आर्यन की बात सुनकर बाकी 6 स्टूडेंट्स सहमत हो गए। अब वो सातों रिलैक्स महसूस कर रहे थे, और करे भी क्यों ना, उनके पीछे जो दानव पड्डा था वो मारा जा चुका था। वो सातों खुशी खुशी घर से बाहर निकल गए और चल पड्डे बाकी स्टूडेंट्स की खोज में। लगभग 1 घंटे चलने के बाद आर्यन और उसके साथियों की एक भयानक धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर आर्यन और उसके साथी समझ गए कि बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं। वो सातों जिस दिशा से धमाके की आवाज आ रही थी उसी दिशा में चल दिए। लगभग आधे घंटे चलने के बाद उन सातों को दिखा कि करीब 30 से 35 दानव एक सुरक्षा घेरा पर हमला किए जा रहे हैं, जिसे देखकर आर्यन ने कहा, लगता है सभी स्टूडेंट्स इसी घर में हैं।
आर्यन की सुनकर समीर ने कहा, सही कहा, तुमने सभी यही हैं, लेकिन हम उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? समीर की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, उसी तरह से जैसे हम इन दानवों से बचकर उस घर तक गए थे जहां हम छुपे थे। तुम्हारे कहने का मतलब है तुम इन्हें पृथ्वी तत्व की शक्ति से जकदी दोगे, उसके बाद वहां जाओगे? समीर ने कहा, हां, उसी तरह से किसी के पास जल तत्व की शक्ति है तो वो इन दानवों को बर्फ में जमा सकता है। आर्यन ने सभी से कहा। आर्यन की बात सुनकर अभिजीत सामने आया और बोला, मेरे पास जल तत्व की शक्ति है, मैं इन्हें बर्फ में जमा सकता हूं। अभिजीत की बात सुनकर आर्यन बोला, ग्रेट, चलो इन सब दानवों को बर्फ और मिट्टी से जकड़ते हैं। इतना बोलकर आर्यन और अभिजीत आगे बढ़ा और दानवों के पीछे पहुंच गया। आर्यन और अभिजीत ने अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करके जल्दी से एक दानव का अपनी अपनी शक्ति में जकड़ लिया। जब सुरक्षा घेरा के अंदर के स्टूडेंट्स ने देखा कि दो दानवों अब हमला नहीं कर रहे हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उनके सामने दो और दानव ने हमला करना बंद कर दिया। क्या आर्यन बाकी स्टूडेंट्स की मदद कर पाएगा?